जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसका परचम लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लहराता था, जिसकी दौलत और शानो शौकत के किस्से पूरी दुनिया में सुने जाते थे। लेकिन फिर वो आसमान छूता साम्राज्य देखते ही देखते रेत के महल की तरह ढह गया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के पतन की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 में, सम्राट औरंगजेब की मौत के साथ। औरंगजेब वो आखिरी मजबूत कड़ी था जिसने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और फौजी ताकत से इस विशाल साम्राज्य को एक साथ बांध रखा था। उसकी मौत सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं थी। समझिए, ये वो पहली ईंट थी जिसके खिसकते ही पूरी की पूरी इमारत कमजोर पड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक महज 150 साल के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। कैसे? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, पतन का जो पहला फेज था वो औरंगजेब की मौत के ठीक बाद ही शुरू हो गया। उनके जाने से दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा खालीपन आ गया, एक ऐसा वैक्यूम बन गया जिसे भरने की काबिलियत उनके बाद आने वाले शासकों में नहीं थी। और यहीं से साम्राज्य की नींव हिलनी शुरू हो गई। और ये हमें पतन के दूसरे और शायद सबसे बड़े कारण पर लेकर आता है, कमजोर लीडरशिप। दिल्ली का ताज तो वही था, लेकिन उसे पहनने वाला सिर लगातार कमजोर होता जा रहा था। औरंगजेब के बाद तो मानो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। बहादुर शाह ने समझौते करने की कोशिश की, पर उनकी नीतियां बहुत कमजोर थीं। जहांदार शाह के दौर में तो पूरी तरह से अराजकता फैल गई। और फर्रुखसियर, वो तो बस नाम के बादशाह थे। असल में तो वो किंग मेकर कहे जाने वाले सैयद बंधुओं की कठपुतली थे। ये जो लगातार अस्थिरता थी ना, ये जहर की तरह धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर रही थी। और फिर आए मोहम्मद शाह, जिन्हें इतिहास रंगीला के नाम से बेहतर जानता है। और ये नाम बिल्कुल सही था। सोचिए, एक तरफ साम्राज्य की दीवारें दरक रही थीं और दूसरी तरफ दिल्ली का बादशाह ऐशो आराम और रंगीन महफिलों में डूबा हुआ था। बादशाह और साम्राज्य की हकीकत के बीच ये जो दूरी थी, वो पतन का एक बड़ा सिंबल बन गई। लेकिन देखिए, सारा दोष सिर्फ बादशाहों पर डाल देना भी ठीक नहीं होगा। असलियत तो ये थी कि एक सिस्टमैटिक सड़न साम्राज्य को भीतर से खा रही थी। नींव में ही दीमक लग चुकी थी। अच्छा, इस पूरी सड़न को ना हम 4 मेन वजहों में बांट सकते हैं। एक, राजनीतिक तौर पर दरबारी साजिशों ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पंगु बना दिया था। दूसरा, प्रशासनिक तौर पर जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम, जो कि साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, जिनसे अफसरों को वेतन और जमीन मिलती थी, वो पूरी तरह से ढह गए। तीसरा, आर्थिक रूप से लगातार लड़ाइयों से खजाना खाली हो चुका था। और चौथा, सेना अनुशासनहीन थी और उनके हथियार पुराने पड़ चुके थे। मतलब पूरा का पूरा शाही ढांचा ही चरमरा रहा था। अब जाहिर है, जब घर अंदर से इतना कमजोर हो तो बाहर वालों की नज़र तो पड़ेगी ही। इन अंदरूनी कमजोरियों ने मुगल साम्राज्य को बाहरी हमलों के लिए एक बहुत आसान निशाना बना दिया था। और पहला और शायद सबसे ज़बरदस्त झटका लगा 1739 में। ईरान के शासक नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और करनाल की लड़ाई में मुगल सेना की धज्जियां उड़ा दी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तबाही की दस्तक थी। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और वो अपने साथ क्या ले गया? बेहिसाब दौलत तो थी ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मुगलों की शान, उनका मशहूर तख्ते ताऊस और हाँ, बेशकीमती कोहिनूर हीरा। इस एक हमले ने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नादिर शाह के बाद एक और हमलावर आया, अहमद शाह अब्दाली। तो अगर नादिर शाह ने मुगलों की कमर तोड़ी थी, तो अब्दाली ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही मराठा शक्ति को पानीपत की तीसरी लड़ाई में कुचल दिया। इन दो हमलों ने नॉर्थ इंडिया में किसी भी बड़ी ताकत को सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली के कमजोर होते ही जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए अब नई नई ताकतें सिर उठाने लगीं और इससे साम्राज्य के टूटने की रफ्तार और भी तेज हो गई। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे सूबे जो कभी दिल्ली के हुक्म पर चलते थे, अब एक तरह से आज़ाद और ताकतवर राज्य बन चुके थे। कहने को तो वो अब भी मुगल बादशाह के अधीन थे, पर असल में वो अपने अपने इलाकों के खुद मुख्तार राजा बन बैठे थे। तो एक तरफ ये हिंदुस्तानी ताकतें उभर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी बहुत धीरे धीरे, बहुत चालाकी से इस पूरे बिखरे हुए साम्राज्य की विरासत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। और अंग्रेजों का ये टेकओवर बहुत ही तेज था।
देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती, फिर 1764 में बक्सर की जंग, और बस अगले ही साल 1765 में उन्हें मिल गई दीवानी राइट्स, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। बस इन 3 बड़ी घटनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी से शासक बना दिया। अब सत्ता का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। सोचिए, जो मुगल बादशाह कभी पूरे हिंदुस्तान का मालिक था, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेने वाला एक पेंशनर बनकर रह गया था। और इस पूरी कहानी के आखिरी किरदार थे बहादुर शाह जफर। वो कोई ताकतवर शहंशाह नहीं थे, बल्कि एक शायर और सूफी थे जिन्हें किस्मत ने 1857 के गदर का एक प्रतीकात्मक नेता बना दिया। 1857 का विद्रोह नाकाम हुआ। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, और बस इसी के साथ हिंदुस्तान में 300 साल से भी ज्यादा पुराने मुगल वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो आखिर में यह सवाल जरूर उठता है कि मुगल साम्राज्य का पतन क्या सिर्फ एक महान युग का दुखद अंत था, या फिर इसी उथल-पुथल और दर्द के बीच से आधुनिक भारत का जन्म हो रहा था? ये एक ऐसी बात है जिस पर आज भी इतिहासकार सोचते हैं।